अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 के बारे में। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो या आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो, या फिर ये जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 हो। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। और आप अपने जब आप मैट्रिक कर रहे होते हैं या एफए कर रहे होते हैं तब भी आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सो भाई ये सबसे ज़्यादा यानी क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम के अंदर आता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये इतना क्यों क्वेश्चन आता है इस एग्ज़ाम के अंदर और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे यार इस वर्ड का मतलब क्या है। ये दो वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन। पहले तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आपके मकासद, आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है। देखें, जब भी कोई आप ज़िंदगी में काम शुरू करते हैं ना, तो आप उसका पहले मकसद यानी कि आप जहन में होता है आपके कि यार ये मेरा मकसद है। आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, उसके 3-4 यानी कि मकसद हैं। नंबर 1 कि भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मैं अच्छा फील करता हूँ। नंबर 2 भाई हेल्थी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज हो जाती है, बंदा फिट रहता है। नंबर 3 यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। अब ये क्या, ये है मकसद। ये एक चीज़ के काम करने के मुख्तलिफ पर्पज़ है। जब आप वही पर्पज़ आप किसी पेपर के ऊपर लिख देते हो और बता देते हो लोगों के भाई मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, या ये असूल होंगे, या ये हमारा पर्पज़ होगा, ये चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे, ये चीज़ें हम मेक श्योर करेंगे। यानी 1 पेजर या 2 पेजर के ऊपर आप ना बस बुनियादी तौर पे उसके प्रिंसिपल्स बता देते हो, तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मिसाल के तौर पे जब आपकी जॉब हो जाती है किसी इदारे के अंदर, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी, आपने मॉनिटर करना है, आपकी ये हो गया कि आपने असाइनमेंटें लिखनी है, आपने प्रेजेंटेशन लिखनी है, आपने रिपोर्टें बनानी है। मतलब मोटे मोटे पॉइंट सारे बता दिए उन्होंने। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर डिटेल में चीज़ें होती हैं बहुत सारी। सो इसी तरीके से हुआ ये था कि जब हमारा पाकिस्तान बना और 47 के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए थी, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी। वो था कि यार हमारा कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। हम तो गोरे का जो कानून था 1935 वाला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके ऊपर बेचारा गुजारा कर रहे थे। तो हमारे बड़ों ने कहा कि भाई सबसे पहले तो भाई अपना कोई आइन बनाओ यार, कब तक उधार के ऊपर चलोगे। अब हम नया मुल्क बन चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमें अपना मुल्क चलाना है। तो हमारे जितने भी ये फाउंडर्स थे उन्होंने पता है क्या किया, वो आपस में बैठे और उन्होंने क्या किया, एक 1.5 पेज के ऊपर ये सारे का सारे मकासद बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि भाई क्या क्या होंगे ऑब्जेक्टिव्स। ये जो आइन बनेगा या जिसको लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसका पर्पज़ क्या होगा, इसमें कौन सी फ़लसफ़ा होगा, कौन सा प्रिंसिपल्स होंगे। देखें ना, पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी थे, मौजूद थे। उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, कोई लिबरल था, कोई सेकुलर था, कोई रिलीजियस था, कोई कम्युनिस्ट था, कोई सोशलिस्ट था। तो भाई हम कंफ्यूज थे कि भाई हम अपना आखिर क्या, कौन से असूल हैं जो जिन असूलों के तहत हमने अपना मुल्क या आइन बनाना है। सो हुआ यूं कि भाईजान के हमारे बड़ों ने एक पहले डॉक्यूमेंट बनाया, एक 1.5 पेज का, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। और उसके अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद डाल दी। हमने क्या किया, हमने बुनियाद बता दी। अब ये बुनियाद का मतलब क्या होता है, देखें जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उसकी फाउंडेशन बताते हैं। पहले फाउंडेशन पिलर डाल देंगे, कैसा चीज़ 4 कमरे या 3 कमरे होंगे, किचन रूम होगा। उसके बाद फिर आप यानी कि दीवारें बनाते हैं, छतें बनाते हैं, फिर सारी यानी फिनिशिंग वगैरह करते हैं। तो इसी तरीके से इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर हमने अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, या हमने जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें हमने लगानी है, ये चीज़ें हैं, ये असूल्स हैं, इन असूल के अगेंस्ट नहीं जाना। ये जो हमारे यानी ये हमारा मकसद होगा आइन बनाने का। तो भाई ये पहला डॉक्यूमेंट था और ये डॉक्यूमेंट जनाब 49 के अंदर 12 मार्च को लियाकत अली खान साहब ने पेश किया, मूव किया। बनाया तो असेंबली ने था, हाँ जी, ये वही असेंबली थी जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये पहली असेंबली बनाई गई थी। इस असेंबली का काम ये था कि भाई इसके अंदर कोई 60-70 के लगभग सियाने बंदे बैठे हुए थे। इनको ये कहा गया कि भाईजान पहले आइन बनाओ।
तो आइन बनाने से पहले उन्होंने कहा कि आइन तो बनाएंगे, ये इतनी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मुल्क है भाई, इसको चलाने के लिए ऐसे बैठेंगे तो नहीं। तो उससे पहले तो भाई पहले कुछ प्रिंसिपल्स तो बताओ, मकसद तो बताओ, किन किन चीज़ों के ऊपर, किन बुनियाद के ऊपर तुमने ये आइन बनाना है। तो वो जनाब हमने एक 1.5 के पेज के ऊपर वो सारे मकासद जो थे ना वो हमने लिख दिए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद ये होता है कि यानी कि आप इंटेंशन दिखाते हो कि भाई हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। अब इसकी हम ज़रा बैकग्राउंड देखें तो पहले तो हिस्ट्री ये देखेंगे, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वैसे तो 1857 से हमारी शुरू होती है कि हमने जो स्ट्रगल की पाकिस्तान बनाने के लिए, आज़ाद करने के लिए। लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो 1940 के अंदर जब लाहौर, जो करारदाद लाहौर थी वो पेश की थी, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। और उसके बाद फिर जनाब 47 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है ना, इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 47 में उसने जनाब जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के 2 हिस्से कर दिए। अब हम आज़ाद हो गए। अब उस पर ये हो गया कि हमारे पास अपना कोई आइन नहीं था, कानून नहीं था। तो गौरों ने कहा कि चलो कोई नहीं यार, तुम एक काम करो, तुम जो है ना, ये हमारा जो एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमने तुम पे उस वक्त लागू किया था जब तुम हमारे ग़ुलाम थे, तुम यूनाइटेड इंडिया में रहते थे मिल के, आप और हिंदू इंडिया वाले, तो उसी को चला लो। तो फिर इंडिया ने भी यही किया, हमने भी यही किया। इंडिया हमारा जो पड़ोसी है उसने भी वो एक्ट उठाया, उसके ऊपर 3 साल चलाए, हमने जनाब फिर 9 साल उसके ऊपर अपना मुल्क चलाया। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें 9 साल लगे, उन्होंने 3 साल में वो काम कर दिया, हमें 9 साल लगे अपना पहला आइन बनाने में। तो उसके लिए एक असेंबली बनाई गई थी। असेंबली में कुछ सियाने लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हमने अपना एक आइन बनाना है। उस असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो उसके अंदर ये हुआ कि जी सबसे पहले तो भाई आइन तो बनाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ है, आइन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उससे पहले उसका मकसद तो बताओ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें तुमने डालनी है, क्या क्या होंगे, क्या क्या यानी कि फ़लसफ़ा होगा, क्या फ़िलासफ़ी होगी मुल्क की, कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो उन्होंने सबसे पहले करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका बैकग्राउंड। ये जनाब लियाकत अली खान साहब ने असेंबली के अंदर पेश किया 1949 में 7 मार्च को, और फिर 12 मार्च को असेंबली ने उसको मंजूर किया। यानी जिस असेंबली ने बनाया था, जो उसके ऊपर काम कर रही थी, उसने फिर जाके उसको मंजूर किया, एडॉप्ट किया, और इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा मुकम्मल हो गया। इसको जनाब कई मरतबा तो मैग्ना कार्टा और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी थी जो हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स थे उन्होंने पेश की थी, वो रिजेक्ट कर दी गई। तो उसके ख़िलाफ़ भी बड़ा जो है ना क्रिटिसिज्म हुआ था। और इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट होती है हमारी हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए थे वो जनाब उस तरह नहीं बनाना चाहिए थे जिस तरह बनाना चाहिए था। मतलब बड़ी इसके ऊपर ले देन भी हुई, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं इसको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हमने सही बनाए, हमने करारदाद मकासद जो डॉक्यूमेंट पेश किया उसके अंदर हमने जो अपने असूल वाज़े किए थे, लिखे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। अब सबसे तो पहले देखते हैं इसके सैलेंट फीचर्स क्या थे। नंबर 1, पहली जो चीज़ उसके अंदर हमने मेंशन की वो की सॉवरेंटी, यानी हाकिमियत। सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगी हमारे मुल्क में? वो होगी अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला हमारे सुप्रीम यानी हाकिमियत होगी, वही हमारे हाकिम होंगे। उसके बाद उसी से दूसरा प्रिंसिपल निकलता है कि अल्लाह पाक यानी हमारे हाकिम हैं, हमारे ऊपर हुकूमत उनकी होगी, लेकिन वो जो हुकूमत होगी वो किसके ज़रिए होगी? वो जनाब लोगों के ज़रिए करेंगे। यानी ये एक ये उनका जो ट्रस्ट था वो जनाब उन्होंने पावर्स हमें डेलीगेट की, अपने बंदों को दिया, हम उनके खलीफे बन गए। अब हम उनके ब्याफ के ऊपर अपना मुल्क चलाएंगे, लेकिन अपनी अपनी लिमिट में रह के। जो उन्होंने हमें लिमिट बताई हैं, यानी अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए जो हमें अहकामात दिए हैं कि भाईजान आपने अगर कोई भी काम करना है तो इन अहकामात के अंदर रह के करना है, तो हमने उसी अहकामात के तहत अपना मुल्क चलाना है। नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक आज़ाद और सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए होगा। आइन बनाएंगे। दूसरा ये था दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क को लोगों के ज़रिए चलाया जाएगा, कि यानी कि लोगों की नुमाइंदगी होगी। यानी ये देखें, ये जो MNAs और MPs बैठे हैं ये कहाँ से आते हैं भाई? ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको और मुझे जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं। और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी के बुनियादी असूल हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, सोशल जस्टिस,
ये सारी चीज़ें भी हमारे आइन के अंदर मौजूद होंगी। साथ में इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी होंगे इस जो है ना आइन के अंदर। और ये हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर लिखा कि भाई लोगों ने यानी मुसलमानों ने इस मुल्क के जितने भी होंगे वो कुरान और सुन्ना के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा जनाब माइनॉरिटीज़ जो इकलियत के अंदर हैं उनको फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी होगी कि वो आज़ादी से घूमें फिरें और जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी अपनी इबादत करना चाहते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। मतलब ये कि जो हमारी हिंदू बिरादरी है, क्रिश्चियन बिरादरी है, ये जो लोग हैं ये अपनी आज़ादी से यहाँ पे इबादत करने का इनको हक़ होगा और इनकी हकूक़ को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा जनाब ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ को हमेशा नज़र में रखा गया। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर जिसके अंदर यानी कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो। और जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिटीज़ या ऐसे लोग जो बेचारे इग्नोर्ड हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है या जिनको कोई सुनता ही नहीं है, जो बेचारे नज़रअंदाज होते हैं हमारे माशरे में, गरीब मिस्कीन लोग हैं, हम उनका भी ख्याल करेंगे। इसके अलावा जनाब फेडरेशन का सिस्टम होगा। हाँ जी, एक सेंटर में गवर्नमेंट होगी और साथ में सूबे होंगे या रियासतें होंगी, लेकिन फेडरेशन का कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। 2 गवर्नमेंट होंगी, एक सेंटर में एक सूबे के अंदर। स्टेट सावरेंटी, स्टेट की जो सावरेंटी है या उसकी जो हदूद हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी सालमियत को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब कोई हमारे हदूद में कोई घुसेगा तो हमें उसको यानी कि अच्छा खासा जवाब देंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल जितने भी कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके तहत काम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल कवानीन हैं या लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन से उसके ख़िलाफ़ होगा। और हम एज ए कंट्री दुनिया के अमन के अंदर हम अपना रोल प्ले करेंगे। इस मुल्क, इस दुनिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इस दुनिया के अंदर जो अमन है उसको हम जना प्रमोट करेंगे। तो भाई ये थे ऑब्जेक्टिव्स, ये थे फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए। ये हैं सेलेंट फीचर्स इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो लिखे हुए थे। अब उसके ऊपर सबसे पहले ऑब्जेक्शंस आया नॉन मुस्लिम्स का। उस वक्त जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने जनाब इसके ऊपर बड़ी तनकीद की। नंबर 1 क्या तनकीद? उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत जो है ना मज़हब को और सियासत को आपस में मिक्स कर रही है और ये जनाब जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़ है। दूसरा इनका ऑब्जेक्शन था भाई ये जो आपने सावरेंटी ऑफ अल्लाह और माइनॉरिटीज़ राइट का जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ये सही नहीं है। यानी खुसूसन जो माइनॉरिटीज़ राइट है इससे तासुर ये जाएगा बाकी जो मुसलमान बंदे हैं वो ठीक हैं, बाकी जो नॉन मुस्लिम्स होंगे जो कम तादाद में होंगे, यानी कि आप एक्चुअली उनको ये मैसेज देना चाह रहे हो कि तुम लोग इकलियत में हो, तुम लोग हमसे कम हो। मतलब बहुत सारी जो मामलात होते हैं। मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो वर्ड है माइनॉरिटी, इससे तो मुझे भी इख्तलाफ है। भाई ये माइनॉरिटी क्या होती है, ये इकलियत क्या होती है, ये क्यों इस तरह लिखते हैं? ये ऐसे लगता है जैसे आप किसी का ना किसी की इंसल्ट करते हो जब आप कहते हो यार तुम तो माइनॉरिटी में हो। अब ये माइनॉरिटी का मतलब वैसे टेक्निकल तो कुछ और है, यानी वो लोग या वो चीज़ें या वो नंबर्स जो कम तादाद में हों। लेकिन यार वैसे ये वर्ड अब इतना ये एक बड़ा बहुत ही एक अब्यूसिव हो चुका है कि अब इसका तासुर ये जाता है कि भाई हम तादाद में ज़्यादा, तुम तादाद में कम हो तो तुम लोगों की ऐसी की तैसी। अब ये माइनॉरिटी वर्ड, ये तो मुझे भी इसके ऊपर एतराज़ है। भाई कोई माइनॉरिटी नहीं है। अगर एक कम्युनिटी 10 उसके मेंबर्स हैं, एक कम्युनिटी के 5 मेंबर्स हैं, इसका मतलब वाली कि जो 10 वाली है उसकी ज़्यादा इज़्ज़त है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ये तो नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये माइनॉरिटीज़ का जो वर्ड है ये इसके मुझे अगेंस्ट हूँ, स्प्रिट के ख़िलाफ़ हूँ। बाकी उनके जो ऑब्जेक्शन थे वो आपके सामने हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि जी शरिया नहीं होनी चाहिए, ये मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मेल जोल नहीं करती, ये इनका ऑब्जेक्शन था, ये नॉन मुस्लिम्स का ऑब्जेक्शन था। इसके अलावा वो ये कहते थे कि इससे ये होगा आपने अपने मुल्क का जो मज़हब है वो इस्लाम रखा, इससे जो शिदत पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिलीजियस, वो जनाब उनको इनकरेज होगा, उनको यानी कि अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी और वो खुल के जनाब वो जो है ना दूसरे मज़ाहब के लोगों को तंग करेंगे, जो शिद्दत होंगे, जो कंजर्वेटिव होंगे वो तंग करेंगे हमें। ये भी उनका ऑब्जेक्शन था, यानी कि इनका नॉन मुस्लिम्स का। ये सारे ऑब्जेक्शंस थे जो नॉन मुस्लिम्स के मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मज़ीद अगर क्रिटिसिज्म देखें तो सबसे पहले कि ये उन्होंने कहा कि भाई एक मुल्क के अंदर जो है ना डिफरेंट रिलीजियस लोग रहते हैं, सो इसीलिए ये इस तरह का रिलीजियस किस्म का रिवोल्यूशन लाना या इसमें इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने ज़्यादा मज़हब को इस्तेमाल किया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि यार कोई भी जो रियासत होती है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत रहती है, उसको ऊपर आप मज़हब क्यों लेके आ रहे हो, उसको मज़हबी क्यों बना रहे हो। इसके अलावा उनका ये मानना था कि भाई
ये आपने मैसेज देना चाहिए था कि भाई सारे जितने भी मज़ाहब हैं वो बराबर हैं। आपने एक मज़हब यानी इस्लाम को ऊपर रख दिया, बाकी मज़ाहब को नीचे कर दिया। इससे आप जो है ना, ये आपने सही मैसेज नहीं है, ये भी क्रिटिसिज्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ जो स्पेसिफिक रिलीजियस रूल्स हैं वो जनाब बहुत ख़तरनाक हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखें, माजी के अंदर भी तो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में झगड़ा रहा छोटी बातों के ऊपर, तो शिद्दत पसंदों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो भाई आप वही काम करने जा रहे हो जो पहले होता था, अब ये ना करें, ये भी था। दूसरा ये कि आपने जो है ना ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। इससे जो मुल्क ने मज़ीद टूटेगा, बिखरेगा। दूसरा ये कि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को दोनों को बराबर के हुकूक देने चाहिए थे। ये रेजोल्यूशन के अंदर ये माइनॉरिटीज़ का वर्ड का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। और भी उन्होंने कहा है कि आपने जो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम है ना, उनको जोड़ दिया है इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ, तो ये तो ना करें ना, ये आपका मज़हब है, आपने सारे मसाइल का हल भी मज़हब के अंदर रख दिया है। तो भाई ये वो क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसिज्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत कम बताया जाता है और हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये हम वैसे ही बता देते हैं। लेकिन पेपर में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इसके ऊपर क्या क्या तनकीद हुई। अभी इसकी ज़रा स्ट्रेंथ भी देखते हैं, इसके पॉजिटिव्स भी बहुत अच्छे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का उन्होंने रोल बता दिया कि ये आपका आइन बनाएगी आगे चल के, इसको पावर्स दी गई, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। दूसरा ये था कि लोग जो है ना अपनी पावर्स अपनी रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए एक्सरसाइज करेंगे। यानी अगर मैंने अपना कोई मसला बताना है तो मैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो होगा हमारा एमएनए एमपी, वो जाके मेरे ब्याह पे जाके असेंबली मेरे लिए आवाज़ उठाएगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और उन्होंने कहा कि वो प्रोवाइड किए जाएंगे, आइन के अंदर दर्ज किए जाएंगे। लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये जनाब इसके हैं। इसके अलावा जुडिशरी आज़ाद होगी, अदलिया आज़ाद होगी, वो किसी भी हुकूमत के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होगी, वो अपना आज़ादी से काम करेगी ताकि लोगों को जो है ना फराम जो है ना मिल सके। तो ये था। और अब इसकी अगर अहमियत देखें मज़ीद, तो सॉवरेनिटी ऑफ गॉड जो आपने फ़िलासफ़ी है वो बताई, और ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है और अलग फ़िलासफ़ी है। उससे पहले यूरोप में जो है ना कहा जाता था कि सारी पावर जो है ना लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो भाई ये तो हमारे इस्लाम के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं कि सारी जो पावर है, जो पावर का जो मरकज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ही पाक है जो है इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वही मालिक हैं, खालिक हैं, रिस्क देने वाले भी वही हैं। तो उनका ही हुक्म चलेगा, लेकिन उस हुक्म को एक्सरसाइज हम करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर, उनका खलीफा बन के। तो ये था कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि ये जो पावर है, ये जो आपको ताकत दी जा रही है लोगों के ज़रिए, जिस तरह आजकल एमएनएस को ताकत है, मिनिस्टर्स को ताकत है, भाई ये अमानत है, ये अमानत है। और ये ताकत आपको किसने दी? हम लोगों ने दी है। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब यूनिवर्सल आइडियोलॉजी है, जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, टॉलरेंस है, सोशल जस्टिस, इनका जिक्र किया गया। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें थी, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जनाब इसने माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए, हकूक़ दिए, उनको इज़्ज़त दी। बैकवर्ड जो क्लासेस थे, लोग थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्युनिटीज़, उनको भी हकूक़ दिए। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि रिलीजन, कल्चर, राइट्स, इंटरेस्ट को इन्होंने कन्फ्यूज़ नहीं किया या उनके अगेंस्ट नहीं किए। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि इसके अलावा जनाब जो हमारे सूबे हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको पावर्स दी गई, उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको आज़ादी दी गई ताकि वो अपने काम खुद करें। फेडरल में गवर्नमेंट भी होगी। तो ये ज़रा इसकी अहमियत है, ये इसके ज़रा पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे इस करारदाद मकासद के। लेकिन साथ में मैंने आपको इसका क्रिटिसिज्म भी बता दिया। कंक्लूजन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर हमने अपना पहला आइन बनाया, दूसरा भी ये बनाया। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज भी आपका आर्टिकल 2A के अंदर दर्ज है। आप जाके अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाएंगे तो आपको आर्टिकल 2A के अंदर ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1.5 पेज का आपको नज़र आएगा। सो दोस्तों, ये थी आपकी वीडियो, ये था आपका टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949। इसके अंदर जनाब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, इसके सेलेंट फीचर्स भी बता दिए, इसके पॉजिटिव भी बता दिए, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था वो भी अब मैंने आपके सामने रखा, इसकी मैंने हिस्ट्री भी आपको बता दी। अब आपको क्लियर हो गया ना कि ये क्या चीज़ थी। भाई ये पहला डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसके अंदर मकसद बता दिया गया था कि आपका मकसद क्या होगा आइन बनाने का। और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने फिर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 62 में बनाया और 73 में बनाया। सो ये हमारे जो आइन है उसका ये अहम जुज़ है। आर्टिकल 2 के अंदर ये हमारे सारे के सारे मकासद लिखे हुए हैं। और इवन कि हमारा जो प्रीएम्बल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा हुआ है और सारे वही चीज़ें लिखी हुई हैं।
वही असूल और मकासद वहाँ पे दर्ज हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।